राजनीति में कोई दुश्मन नहीं। आज तमिलनाडु में भी डेवलपमेंट खत्म हो गया, आज आंध्र प्रदेश में कोई डेवलपमेंट नहीं है और आज तेलंगाना भी वही होने वाला है। राजनीति सिर्फ चुनाव के समय में, चुनाव के बाद टीम इंडिया के नाते चाहे हमें वोट दिए नहीं दिए, चाहे वोट हम मिले ना मिले, पूरा हिंदुस्तान को एक ढंग से देखना। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की और ये वक्त है भारतीय जनता पार्टी के वोटर बेस जो है उसके शिफ्टिंग का। वो जो भारतीय जनता पार्टी पहले ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी, उसको अब समाज के सभी तबकों का समर्थन मिलने लगा है और ख़ास तौर पे पीएम मोदी के सेंटर में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बेस बहुत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की आगे क्या क्या योजनाएं हैं ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के लक्ष्मण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अंशुमन जी। हम तो दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी की आगामी नीतियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ जो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि बीजेपी ने अपने इस वोट बैंक को जो बढ़ाया है 24 के लिए, आप इसमें क्या क्या एडिशन देखते हैं? मोदी जी जब सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं तो जो भी लोग वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, इन वर्गों के लिए ये कटिबद्ध है सरकार। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से ये सरकार गरीबों का सरकार, यही नारा ही नहीं, वो 10 साल, लगभग 10 साल के अंदर विकास एक और गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और इतना पारदर्शिता, कहीं एक छोटा सा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ताजुब होगा आपको सुन के, 27 लाख करोड़ गरीब के बैंक के खाता में जमा हुआ ये 9.5 साल के अंदर। यही राजीव गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के नाते खुद बताए, भाई दिल्ली से अगर 100 रुपये भिजाया तो 15 रुपये गरीब को पहुंचता था, 85 रुपये हमारे दलाली खाता था। ये था उनका सरकार। इतना अंतर है, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। और एक बात बोले, 5 राज्यों का चुनाव के बारे में आप जिक्र किए थे अंशुमन जी। तीनों राज्य हम सत्ता हासिल किए, बाकी 2 राज्यों में भी हमारा वोट और पार्टी भी विस्तार। तेलंगाना में हमारा 8% वोट था और 14% हो गया। 1 विधायक था, अब 8 विधायक बन गए। इतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, अभी जो मुख्यमंत्री बना, एक ही विधानसभा से दोनों लड़े तो दोनों को हराया सो हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता। इतना अंतर है। और अब मिजोरम में 1 विधायक था, अभी 2 बन गए। और पूरा अगर विश्लेषण किया गया तो 5 राज्यों में जहां एंटी इनकम्बेंसी है, जहां बीआरएस सरकार था तेलंगाना में, लोग बदलाव चाहते थे, उनका भ्रष्टाचार, परिवारवाद राजनीति, तुष्टिकरण राजनीति, और राजस्थान में कांग्रेस था, वहाँ भी लोग तबाह हो गए। वहाँ पे भी लोग ये अराजकता सरकार का और भ्रष्टाचार, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार था। तीनों सरकार को लोग इतना प्रजातंत्र के माध्यम से हराया जी। मतलब जीता का हम 4 बार मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, 18 साल मुख्यमंत्री, फिर भी लोग मोदी जी का जो विकास का जो मुद्दा था और गरीब के योजना था, आज फिर दोबारा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जीता। यही ये 5 राज्यों का अगर विश्लेषण करें तो एंटी इनकम्बेंसी, कहीं क्षेत्रीय दल हो, कांग्रेस, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, दोबारा जीतना, तीसरा बार जीतना, मुख्यमंत्री बार बार बनना, और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद 2 बार प्रधानमंत्री बना, तीसरी बार भी बनने का माहौल बन गया। इसीलिए हमारे कांग्रेस हो, बाकी क्षेत्रीय सही नहीं पा रहे। ये घमंडिया का गठबंधन, कुछ ना नीति है उसके पास, ना नेता है या नीयत है।
इसलिए फिर लोग मोदी जी की ओर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो चुनाव हुए मैं फील्ड में था और मैंने कम से कम 1000 लोगों से तो कम से कम पर्सनली बात की होगी, और सब ने किसी में भी राज्य नेता का नाम नहीं लिया, सबने कहा मोदी जी मोदी जी मोदी जी। इवन ग्रामीण महिलाएं भी कहती थी, जैसे राजस्थान में कहा कि मुझे तो मोदी भी अच्छे लगते हैं और कमल भी फूल भी अच्छा लगता है। तो ये है जनता का सेंटिमेंट। वैसे एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर बेस बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, तो ये टेम्पररी है या फिर ये लंबे समय तक बना रहेगा? इसके लिए पार्टी की नीतियाँ क्या है उन्हें जोड़ के रखने की? लोगों ने इतना विश्वास जताया मोदी जी के ऊपर। मोदी जी बोलता है वो करके दिखाता है, यही मोदी जी का गारंटी है। जब मोदी गारंटी हम बोलते हैं, जब चुनाव के समय जब हम घोषित करते हैं तो अमल करके दिखाते हैं। कांग्रेस का गारंटी क्या है? उसका भ्रष्टाचार का गारंटी है। अगर कांग्रेस को चुन के लाए तो क्या होगा? परिवारवाद राजनीति, बाप बेटा बहू पोता। आज देखो मोदी जी के नेतृत्व में कितने भी सरकार बने देश के अंदर, छोटा सा आरोप नहीं है आज। और मोदी जी जो योजना बनाया, इसके पहले आप महिलाओं के बारे में जिक्र करें। महिला नारी शक्ति इतना बढ़ाया। गरीब के जब बारे में बात करें, शौचालय से शुरू किया। 75 साल के आज़ादी के अंदर महिला शौच क्रिया के लिए खुले आम जाना, ये मोदी जी ऐसे छोटे छोटे चीज़ को, क्योंकि वो गरीब परिवार में से आए व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी। वो खुद उनके माँ के आंसू जब रसोई पकाती थी, आंसू देखा था। वो चाहता कि देश के अंदर कोई माँ बहन के आंख में से आंसू नहीं पहुँचे, इसलिए उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे 4 करोड़ हर गरीब के सर पर छत, पक्का छत बनाना, ये संभव है। 4 करोड़ माने आप ऑस्ट्रेलिया का आबादी कितना है, जैसे 6 गुना आज 4 करोड़ मकान बनाना। और इस तरह जो भी योजना देखो, मुद्रा योजना देखो, हर योजना गरीब के हित के लिए बना है। उसमें लोग वंचित थे इतने दशकों से, उनके हित के लिए ये सरकार काम करे। दूसरी ओर विकास, इतनी तेजी से विकास, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, रोडवेज हो, नेशनल हाईवेज हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया। अरे आज वंदे भारत एक्सप्रेस ताजुब होता लोगों को सुनकर। लगभग आज 30 के ऊपर वंदे भारत, उनका तो लक्ष्य 100। हर आज उत्तर पूर्व राज्यों में जो दिल्ली से दूर रहते थे, समझते थे हम भारतवासी नहीं है, आज क्या है, दिल्ली को पास हो गया। हर राजधानी में एयरपोर्ट बन गया, आज पूरा रेलवे लाइन्स बन गए। इतना विकास कभी किसी से मुमकिन है। इसीलिए लोग बोलते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो संभव है। विकास और इसके अलावा गरीब योजना के अलावा लोगों को भावना, राम मंदिर का बढ़िया निर्माण होना, आज काशी कॉरिडोर, 370 धारा हटाना, मुस्लिम माँ बहनों के लिए जो ट्रिपल तलाक, ऐसे, और नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, वन नेशन वन रेशन हो, ये सब कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था, मगर साहस नहीं कर सके और उनका मन भी नहीं बना। आज मोदी इतना साहस, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के वजह से और हर गरीब का मान सम्मान गौरव बढ़ाया। इसलिए लोग मोदी को जानते हैं। मोदी जी के ऊपर ही आज हम चुनाव लड़ते। मोदी जी हमारा चेहरा है, मोदी जी हमारा चरिश्मा है। डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपको एक और खबरी दे दूं कि आज टाइम्स ग्रुप ने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक कांग्रेस 54 सीट अगले चुनाव में ला सकती है और भाजपा 325 सीटों के आसपास रहेगी। ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। वैसे एक कठिन सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप तेलंगाना से आते हैं और तेलंगाना में कांग्रेस आई है इस बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर से बहुत फाइट किया। तो अचानक ऐसा कौन सा क्या हो गया कि भाजपा पीछे जाती चली गई और कांग्रेस ने उसको कवर कर लिया, जबकि आपके उम्मीदवार ने कांग्रेस के और केसीआर को, दोनों को, मतलब सीएम कैंडिडेट्स को हराया, फिर भी आप बाकी ये करिश्मा बाकी राज्य में नहीं हो पाया, क्यों? इसमें हम तो विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आज कांग्रेस जीत गया। अब सही बोले, लोग इतना तबाह हो गए बीआरएस केसीआर सरकार को
10 साल इतना भ्रष्टाचार और परिवारवाद, तुष्टीकरण राजनीति, ये चलाने वाले कौन थे इनके वही खिलाड़ी ओवैसी था, मजलिस पार्टी था। पूरा आक्रोश थे लोग। अचानक वो कर्नाटका रिजल्ट्स जो कांग्रेस जीत के आना और लोगों में कांग्रेस ऐसा भावना फैल दिया कि ये बीआरएस के नज़दीक है बीजेपी, ऐसा लोग को गुमराह करे। लोग तो चाह रहे थे बीजेपी को सरकार बनाने का, उनका मन था, उत्सुकता, मगर अचानक क्या है, वो थोड़े छोटे छोटे जो भी मुद्दे लोगों को मीडिया में आता था, कविता मुख्यमंत्री बेटी को अरेस्ट नहीं किए और उनके भ्रष्टाचार को आप उसका शिक्षा नहीं दे सके, ऐसे मुद्दे चले और कांग्रेस उसका ज़्यादा फैलाया और कांग्रेस काफ़ी मीडिया उनको सपोर्ट किया गया। मगर आज भी मैं दावा करता हूँ, कल का दिन तो तेलंगाना बीजेपी का है, मोदी जी का है। मोदी जी को मानते, देखो 3 महीने के बाद अभी आपका पार्लियामेंट चुनाव होने वाले हैं। हमारा पास 17 जो पार्लियामेंट सीट है, हम कम से कम डबल डिजिट तो ज़रूर जीतेंगे मोदी जी के नाम पे। मोदी जी तो चाहे कांग्रेस हो, टीआरएस, कोई भी आज तेलंगाना में लोग चाहते हैं कि मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना, ताकि मोदी जी का यही गारंटी है कि तीसरी एक बड़ी आर्थिक रूप से हिंदुस्तान दुनिया के अंदर बनने का मोदी जी का गारंटी। इसलिए लोग चाहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। मोदी ने गारंटी ये भी दे रखी है कि कोई भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, हर भ्रष्टाचारी जेल के पीछे जाएगा। उन्होंने बहुत संसद में इस बात को कहा था। तो जो केसीआर का भ्रष्टाचार है, उसकी जगह मोदी जी को क्यों नहीं चुना गया फिर? नहीं, जो भी जांच के एजेंसी है, पहली बार मुख्यमंत्री बेटी को भी दिल्ली तक जांच के एजेंसी बुलाया गया, पूछताछ कर रहे। अभी उनका पर्दाफाश हो गया, लोग समझने लगे शराब के घोटाले में फंस गए। इसीलिए लोग आज केसीआर के खिलाफ, बीआरएस के खिलाफ वोट डाले। एंटी इनकम्बेंसी वोट में बंटवारा करने के लिए कांग्रेस और केसीआर का साजिश था। इसलिए कांग्रेस को बढ़ावा भी दिया बीआरएस ने। कई जगहों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से मदद भी किया गया था, ताकि बीजेपी अकेले न जीते। और जितना भी बीआरएस के एंटी इनकम्बेंसी वोट था, उसमें बंटवारा करने का साजिश किया, वो थोड़ा सफल भी हो गए। और कांग्रेस बीआरएस अलग नहीं है, ये पर्दे के पीछे दोनों एक ही दल के हैं, एक ही विचारधारा के हैं। जब यूपीए सरकार बना था 10 साल, उसमें मंत्री थे केसीआर। हमारे तेलंगाना में जब सरकार बना था, कांग्रेस के लोग उसमें मंत्रिमंडल में शामिल होते, मगर बताने को ये इतना साजिश किया गया कि बीजेपी बीआरएस से नज़दीक है। हम कभी बीआरएस से मिलकर एक भी चुनाव लड़े नहीं, क्योंकि इनका गुरु जो है दोनों का, चाहे कांग्रेस हो बीआरएस, कौन है गुरु? ये मजलिस ओवैसी है। उनको चलाने वाला, दोनों को चलाने वाला ये मजलिस पार्टी है। कैसा आज भारतीय जनता पार्टी जो मजलिस के समर्थन से राजनीति करने वाले दल से हम समझौता करेंगे? इसलिए आज पछता रहे लोग। कर्नाटक में क्या हुआ गारंटी, हिमाचल में कांग्रेस का गारंटी क्या हुआ, लोग तबाह हो गए। किसान आके प्रचार करें यहाँ पे, भूल के भी आप कांग्रेस को वोट नहीं डालना। हमारा 200 यूनिट का जो बिजली मुफ्त बोले, आज किसान को बिजली तक नहीं मिल रहा है। फ्री पावर माने नो पावर, 3 घंटा भी नहीं है। लोग तबाह हो गए। किसान आके प्रचार करें कांग्रेस के खिलाफ। 4 महीने के बाद पता चलेगा। हिमाचल में तड़प रहे लोग, आज कर्नाटक में तड़प रहे। कर्मचारियों को सही समय पे सैलरी तक नहीं दे सक रहे हो कर्नाटक में, ये हाल। मंत्री खुद बताया, कांग्रेस के मंत्री वहाँ, 1 रुपए का भी हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। पूरा हम जो है, जो गारंटी दिया गया, वो गारंटी के लिए पैसा खर्च करने के लिए हमारा बजट ही बस नहीं हो रहा। ये बात उनके मंत्री खुद जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कुमारस्वामी ने भी हाल में दावा किया है कि कांग्रेस में बहुत जल्दी बड़ी टूट होगी और शायद फिर से वो लोग मिलकर सरकार बना पाए भाजपा के साथ। इस बारे में कोई जानकारी है क्या आपके पास? नहीं, हमारा तो ऐसा विचार नहीं है, हम सोचते भी नहीं, क्योंकि लोग अभी पछता रहे। अब लोग जो आज निर्णय किया गया, सरकार को चलने दो, हम तो उसमें दखल देना नहीं चाहते हैं।
लोग आज देखो पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले कर्नाटक में, फिर भी हम जितने 26 के 26 सीट फिर जीतने वाले हैं कर्नाटक, याद रखो आप। और इस तरह लोग मोदी जी को चेहरे को देखकर देश के हित के लिए ये हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में पूरा दुनिया के नेता मान रहे। अभी ये लोग छोड़ दो, ये गठबंधन छोड़ दो, घमंडिया छोड़ दो, इंडिया अलायंस के नाम पे जो लोग को आज गुमराह कर रहे। अरे आप सही नहीं पा रहे। एक गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से बार बार राहुल गांधी क्या कर टिप्पणी देते, मोदी जी के जाति के नाम पर टिप्पणी देते हैं। मोदी जी अच्छा कपड़े पहने तो वो भी नहीं सह सकते आप, उनके खाना पीना उसके बारे में भी आप टिप्पणी करते। क्या आप हक समझते ये देश चलाने का? और कितने कितने गंदी बात बोले, नीच उनके लोग, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता किस तरह बोले, ये चाय बेचना उतना आसानी नहीं कि सरकार चलाना। ये क्या है? ये राजनीति में, ये प्रजातंत्र के अंदर हमारा मोदी को सामने बताया था। कोई गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता। गरीब आदमी प्रधानमंत्री बनने से किस तरह भ्रष्टाचार रहित सरकार, परिवारवाद रहित सरकार चला सक रहे आप। अरे एक बार देखो, मोदी जी के सगे भाई छोटा नौकरी करता है, एक राशन शॉप चलाता है, और हमारे योगी मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के उनके बहन तरकारी बेचती है, चाय बेचती है। कहीं नेहरू गांधी परिवार में ऐसा कोई शख्स है? सो भी हज़ार करोड़ों में, अब घोटाले में फंस गया, बेल में अब बाहर आके राजनीति कर रहे। क्या था वो नेशनल हेराल्ड केस, क्या है वो, लोग जानकारी नहीं है। मगर गरीब होंगे हमारे भारतवासी, मगर सही समय पर किस तरह किनको सबक सिखाना ये लोग जानते हैं। इसलिए यही समय है, सही समय है। बार बार मोदी जी को जिता रहे, बार बार मोदी जी का सरकार बना रहे लोग। अच्छा, एक तकनीकी सवाल। देखिए, भारत के उत्तर में जितने राज्य हैं, यानी बिहार हुआ, यूपी हुआ, असम हुआ, राजस्थान हुआ, सब में भारतीय जनता पार्टी अपने ऑप्टिमम तक, अपने अधिकतम सीटें जीत चुकी है। यूपी में 80 में से लगभग 68 सीटें हैं, बिहार में 40 में से 39 सीटें हैं, राजस्थान की सारी सीटें हैं इनके पास, एमपी की अधिकतर सीटें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को भारत के दक्षिण हिस्से में फैलाव की आवश्यकता है, लेकिन कर्नाटका लूज कर दिया आपने, तेलंगाना लूज कर दिया आपने, बचे आंध्रा, तमिलनाडु और केरल। तो आप कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त संघर्ष है और भारतीय जनता पार्टी की कोई पुरानी लेगेसी वहाँ पे है नहीं, कोई इतिहास नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत के दक्षिण राज्यों में जीतने का। अंशुमन जी, आप जो बोल रहे, ये कांग्रेस, यही कांग्रेस हर चुनाव में जाति का मुद्दा, मजहब या ये मुद्दे से लोग गुमराह नहीं कर सके। कांग्रेस पार्टी, लोग तो विकास चाहते थे, गरीब के योजना चाहते। आज क्या हुआ, उत्तर दक्षिण के मुद्दा आप जो निकाल रहे वो सही नहीं है। नहीं, मुद्दा नहीं निकाल रहा हूँ मैं, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि मतलब आपने उत्तर भारत में अधिकतर सीटें जीत रखी हैं, तो दक्षिण भारत में आप कैसे अब सीटें बढ़ा पाएंगे अगर वो लॉस हुआ तो उत्तर में? अच्छा, मैं आपको आंकड़े भी बताता हूँ अंशुमन जी, कहाँ कम है। कर्नाटक में हमारे सांसद कितने हैं, आपके कांग्रेस के कितने है? एक, उससे ज़्यादा नहीं है। हमारा 4 सांसद है तेलंगाना में, 28 में से 24 सीटें कर्नाटक आपके पास हैं। ये 17 में हमारा 4 सीट है तेलंगाना में। कांग्रेस के कितने? 3 है। इसीलिए आज पांडिचेरी में हमारा मिलीजुली सरकार है बीजेपी का, और तमिलनाडु में भी आगे बढ़ रही पार्टी, जहाँ द्रविड़ के नाम पर, भाषा के नाम पर, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के खिलाफ जो नारा दे के लोगों को जो भटकाते हैं, लोग समझने लगे अभी। क्योंकि ये भाषा का नाम पर, ये दक्षिण के नाम पर, ये द्रविड़ ऐसा कल्चर के नाम पर तमिलनाडु में एडीएमके का साथ छोड़ दिया है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोग हमारा साथ है। छोड़ने के बाद आप देखो, कल जो चुनाव होने वाले तमिलनाडु में भी अच्छा बढ़ोतरी देखेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, उत्तर पूर्व राज्यों को देखो, 8 राज्यों में ईसाई बहुल राज्य है। क्या बोलते बीजेपी, ये ईसाई खिलाफ है, मुसलमान खिलाफ है। अरे हम तो कोई भेदभाव नहीं रखते। मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हूँ। लगभग 15 करोड़ आबादी को आज गरीब के योजना मिलते हैं मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन सरकार के माध्यम से। चाहे मकान हो, बिजली हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, नल से जल हो, मुद्रा हो।
हम कोई भेदभाव नहीं रखते, ये मुसलमान है इसलिए नहीं, ये बीजेपी समर्थक नहीं इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव के बाद गरीब को गरीब के नाते देखते। उत्तर पूर्व राज्य ईसाई बहुल राज्य होने के बाद भी आज मोदी जी का विकास, इतना तेजी से विकास पहले कभी वो नहीं समझे, सोचे भी नहीं था। आज 8 राज्यों में 6 राज्य बीजेपी के सरकार है, उत्तर पूर्व राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ये कभी संभव हुआ? कांग्रेस पार्टी से भी नहीं हुआ। इसीलिए आज मोदी जी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग विश्वास जताते हैं, मोदी माने, मोदी गारंटी माने, ये करके दिखाने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर पूर्व के ईसाई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और शायद यही वजह है पीएम मोदी ने इस बार केरला पर बहुत फोकस किया है। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि हिंदू और ईसाई वोट मिलकर कमाल कर पाए केरला में? ये देखो, मोदी जी बार बार हमें भी बताते हैं, खुलेआम वो बयान भी देते हैं, राजनीति सिर्फ चुनाव के समय में, चुनाव के बाद टीम इंडिया के नाते, चाहे हमें वोट दिए नहीं दिए, चाहे वोट हम मिले ना मिले, पूरा हिंदुस्तान को एक ढंग से देखना। इसीलिए आज देखो केरला में हो, तमिलनाडु में भी हो, इतना राशि दिया जा रहा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों को सिर्फ रेवड़ी के नाम पे गुमराह कर रहे, मगर थोड़ा तो अंतर जो वेलफेयर और फ्रीबीज के नाम में एक लक्ष्मण रेखा है। आज मोदी जी ने जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को शिक्षा देते हैं और कमाने का, जिंदगी में रोजगार मिलने का लिए वो प्रयास करते। आपके जैसा नहीं, आप तो मुफ्त बोलते, 2 महीने दे के बस वोट पाने के बाद किस तरह धोखा दे रहे सब लोग जानने लगे। आज तमिलनाडु में भी डेवलपमेंट खत्म हो गया, आज आंध्र प्रदेश में कोई डेवलपमेंट नहीं है और आज तेलंगाना भी वही होने वाला है। इसीलिए एक दूरदृष्टि के नाते मोदी जी ने आज, मोदी जी तो समझते सिर्फ 4 जातियां हैं इस देश के अंदर, एक गरीब है, एक किसान है, एक युवा है और महिला है, नारी शक्ति है, बस यही जातियां, अंतर यही है। इनके हित के लिए काम करना मोदी जी सोच रहे। ज़रूर आने वाले दिनों में और हमारा हिंदुस्तान तीसरी बड़ी आर्थिक देश बनने का लायक है और ज़रूर वो बनने वाला है। और बाय 2047 इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड अब देख रहे बड़े बड़े नेता किस तरह मोदी जी को मान रहे, ये हमारे हीरो बोलते, ये ग्लोबल लीडर बोलते, एक नेता पैर छूते। हम भारतवासी के नाते इतना गर्वान्वित है, आप भी ऐसा नेता को कभी नहीं देखे। इसलिए राजनीति छोड़ो, राजनीति चुनाव के समय करो, बाद में सब मिलकर हिंदुस्तान को किस तरह आगे बढ़े। अरे G20 देखो, समिट किस तरह हुआ, चंद्रयान 3 किस तरह सफल हुआ। हम वैक्सीन दिए, 140 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन 3 डोज दिए। दुनिया के अंदर किसी देश में संभव नहीं हुआ, अमेरिका जैसा देश में भी संभव नहीं, 101 देश को हम वैक्सीन सप्लाई करें। इतना महत्व, हमारा इतना गौरव बढ़ाया, तो लोग जो गरीब हो अमीर हो, पूरे के पूरे आज मोदी जी के साथ है। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि राजनीति सिर्फ चुनाव के समय, लेकिन चुनाव का समय चल रहा है। एक आखिरी राजनीतिक सवाल और सबसे टफ सवाल, तेलंगाना के बगल में आंध्रा है, बस सर रैपिड में जवाब दीजिएगा। वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी दोस्त या दुश्मन? देखो, राजनीति में हम किसी को दुश्मन मानते ही नहीं, हम सिर्फ हमारा विचारधारा अलग होगा, मगर किसी को दुश्मन के नाते देखते ही नहीं। चुनाव में उनके मुद्दे और हमारा जो विकास के मुद्दे से लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का जो मत है उससे हम विश्वास करते हैं। हम किसी के व्यक्तिगत रूप से या दल के रूप से किसी का हम दुश्मन है ही नहीं। तो मतलब इस जवाब का मतलब ये लगाया जाए कि एनडीए का अगला हिस्सा जगनमोहन भी हो सकते हैं? नहीं, देखो, हम वसुधैव कुटुंबकम के जो मानते हैं, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है न मित्र है, मगर आगे चुनाव में क्या होने वाला है और रणनीति चुनाव के समय में ज़रूर बताएंगे आपको। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर साहब, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी राज की बातें बताई और बहुत आगामी रणनीति का खुलासा किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो जो बताया है उसी के अनुसार भारतीय राजनीति डाइवर्ट हो, उसी तरह चले। बहुत बहुत धन्यवाद।